नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 7वीं क्लास है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। गाइज, इस चैप्टर की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 7वीं क्लास है। गाइज, अब तक हमने पिछली क्लासों में जो कुछ पढ़ा है उसका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि भैया अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। उसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए भैया, आपका जो मानव मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक सबसे आगे वाला, एक बीच वाला और एक पीछे वाला। जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसे हम फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क कहते हैं। जो बीच वाला भाग होता है उसे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है उसे हम हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क कहते हैं। लिख लीजिए, आपके ब्रेन के 3 भाग है। पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है भैया आपका फोर ब्रेन, जिसे आप अग्र मस्तिष्क कहते हो। अग्र का मतलब होता है आगे वाला, तो ये आगे वाला भाग है भैया आपके ब्रेन का। नंबर 2 पर बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है भैया मध्य मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क। और मध्य का मतलब होता है बेटा बीच वाला भाग। इतनी बात क्लियर है। और नंबर 3 पर आता है भैया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है भैया पश्च मस्तिष्क। और भैया पश्च मस्तिष्क को कहा जाता है, कहने का मतलब ये पश्च का मतलब होता है पिछला भाग। तो ये आपके ब्रेन का पिछला वाला भाग होता है। मैंने आपको बताया था कि जो फोर ब्रेन है ये सबसे बड़ा भाग है। ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आपका मिड ब्रेन है। यह आपके ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। गाइस, लगभग मैं पिछली 6 से 7 क्लासों में ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका। क्यों पढ़ा रहा हूं बार बार? ताकि आपके क्वेश्चन नहीं छूटे और आपका रिवीजन होता रहे। इस वजह से अग्र मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। मैं फिर दोबारा लिख देता हूं। एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस और तीसरा होता है सेरेब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हो। और ये प्रमस्तिष्क जो होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। इतनी बात क्लियर है। मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता है, आप सभी को पता है। हिंड ब्रेन के भी 3 उपभाग होते हैं, ये भी आपको पता है। हिंड ब्रेन के कौन कौन से 3 उपभाग होते हैं? तो पहला होता है भैया पोन्स वेरोलाई, दूसरा होता है मेडुला ओब्लोंगाटा, जिसे आप एमओबी कहते हो। और तीसरा होता है भैया सेरेबेलम, जिसे आप अनुमस्तिष्क भी कहते हो। अनुमस्तिष्क भी कहते हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो सेरेबेलम वाला भाग है ये आपके ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग है। बोलो, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई परेशानी यहाँ तक? अभी सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका, तो मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार? मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया है।
तो बेटा हमने हिंड ब्रेन के बारे में सारा कंप्लीट कर लिया है, पश्च मस्तिष्क के बारे में पोन्स वेरोलाई पढ़ लिया है, मेडुला ऑब्लांगाटा पढ़ लिया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एमओ कहा जाता है। सेरेबेलम अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया है, इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है, जीवन का पेट भी कहा जाता है, और ये सबसे छोटा उपभाग है। तो कंप्लीट हमने हिंड ब्रेन कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा आप जाकर पढ़ सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिड ब्रेन भी हमने कंप्लीट कर लिया है भैया। इसमें एक संरचना के बारे में पढ़ा था, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, उसके बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। फोर ब्रेन के बारे में भी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम के बारे में यानी कि प्रमस्तिष्क के बारे में। आज की क्लास के बाद में बेटा फिर हम आपको पढ़ाएंगे स्पाइनल कोड के बारे में, और जैसे ही स्पाइनल कोड समाप्त हो जाता है उसके बाद में न्यूरॉन की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे और आपके चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर अगर आप कहोगे तो अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों पर क्लास लेके आएंगे, लेकिन भैया आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप पढ़ते तो हो लेकिन भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और मेरे लिए कमेंट नहीं करते। जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भैया आप मेरी वीडियो देखते हो, या फिर वैसे ही चला कर रख देते हो? फायदा क्या फिर उस चीज का। चलो भैया आगे चलते हैं। इसलिए कहता हूं कि भैया वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। गाइज मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डालता हूँ, जिसमें वो क्वेश्चन डालता हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इसलिए कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन डालता हूं उस पर जरूर आप कमेंट करा करो, जरूर उसका जवाब दिया करो, ताकि आपको हर रोज बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल सके और आपकी प्रैक्टिस रेगुलर रहे। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब आपको हेडिंग क्या लगाना है? अब आपको हेडिंग लगाना है बेटा सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। गाइज प्रमस्तिष्क से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आगे की 20-30 मिनट आपको 100% मेरे साथ देनी है, क्योंकि समझना थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन आप अगर हमारे साथ पढ़ोगे तो 100 में से 100% आपको सभी बातें सिखा दी जाएगी। देखिए बेटा, बात करते हैं सेरेब्रम के बारे में, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हो। अब चीजों को ध्यान से सुनना बेटा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन चांस कम है, यहां से ज्यादा आने की संभावना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है बेटा, ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर दीजिए। दूसरा देखिए बेटा, ये ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसे जैसे मैं आपको महत्वपूर्ण भाग है, जैसे जैसे बेटा मैं आपको इस सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के कार्य पढ़ाऊंगा, वैसे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इसे हम ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों कहते हैं। और देखिए, ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है भैया। यानी कि अगर पूरा ब्रेन 3 है तो सिर्फ उसमें से 2 भाग किसका है? 2 भाग है बेटे आपके सेरेब्रम का यानी कि प्रमस्तिष्क का। इसी वजह से इसे ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कहा गया है। इतनी बात क्लियर है? इसे हायर माइंड यानी कि
उच्च दिमाग कहा गया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रेन के किस भाग को उच्च दिमाग कहा जाता है, तो सेरेब्रम को कहा जाता है बेटा, प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इंटेलिजेंट माइंड, इंटेलिजेंट माइंड यानी कि बुद्धि देने वाला दिमाग, बुद्धि देने वाला दिमाग किसे कहा गया है? बुद्धि देने वाला दिमाग किसे कहा गया है? तो बेटा बुद्धि देने वाला दिमाग कहा जाता है किसको? आपके सेरेब्रम को, आपके प्रमस्तिष्क को। किसको कहा जाता है? आपके सेरेब्रम को, आपके प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या क्या लिखा? ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है, ये ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। इसे उच्च दिमाग, हायर माइंड या इंटेलिजेंट माइंड यानी कि बुद्धि देने वाला दिमाग कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, इसके बेटा 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 2 भाग होते हैं। देखिए डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। मान लीजिए ये रफली डायग्राम है बेटा, इस तरीके से ये आपका पूरा क्या है? ये आपका सेरेब्रम है। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है बड़ा वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, एक होता है बड़ा वाला भाग जिसे कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है बेटा छोटा भाग। इस छोटे भाग को कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। क्या कहा जाता है भैया? हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। बड़े वाले भाग को क्या कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और छोटे वाले भाग को कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। तो बेटा सबसे पहले हम हिप्पोकैम्पस के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में हिप्पोकैम्पस है क्या और ये काम क्या करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सेरेब्रम है, जो प्रमस्तिष्क है, इस प्रमस्तिष्क का छोटा वाला भाग होता है, उसे हमें हिप्पोकैम्पस कहते हैं। बेटा इसी हिप्पोकैम्पस को आपके ब्रेन का हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है। इसे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इसे ब्रेन का हार्ड डिस्क क्यों कहा जाता है? जैसे ही हम हार्ड डिस्क का नाम सुनते हैं बेटा, हमारे दिमाग में बातें कंप्यूटर से संबंधित आने लग जाती है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर से संबंधित है भैया ये हार्ड डिस्क। जी हाँ, इसका संबंध बेटा किससे है? कंप्यूटर से है, हार्ड डिस्क का। और ये हार्ड डिस्क करता क्या है? तो कंप्यूटर का जो आंकड़ा होता है, जो डाटा होता है, उसे स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से बेटा हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो याददाश्त होती है, उस याददाश्त को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? उस याददाश्त को, उस मेमोरी को स्टोर करने का कार्य आपका हिप्पोकैम्पस करता है। इसी वजह से बेटा आपके हिप्पोकैम्पस को आपके ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा गया है, क्योंकि यह हमारी मेमोरी या याददाश्त को स्टोर करने का कार्य करता है। अगर बेटा आपका ये हिप्पोकैम्पस वाला भाग डैमेज हो जाता है तो बेटा आपको कुछ भी बातें याद नहीं रहती है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। जिससे अगर कोई इंसान आपको मिला है, अगर आप उसका चेहरा भूल गए हो, उसके बारे में भूल गए हो, तो बेटा आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। सॉरी, आपके हार्ड डिस्क में नहीं, आपके हिप्पोकैम्पस में प्रॉब्लम है, जिसे हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। तो इसी से ही संबंधित एक बीमारी है जिसे आप अनेसिया कहते हो, अनेसिया डिसीज। इसी अनेसिया डिसीज में बेटा आपका हिप्पोकैम्पस वाला भाग डैमेज हो जाता है, जिससे इंसान को कुछ याद नहीं रहता है। तो इतनी सारी बातें आपको हिप्पोकैम्पस में याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि ये जो प्रमस्तिष्क होता है, इस प्रमस्तिष्क का जो छोटा वाला भाग होता है, इसे आप हिप्पोकैम्पस कहते हो। इसे हम हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हार्ड डिस्क कंप्यूटर का आंकड़ा डाटा स्टोर करने में सहायक होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी मेमोरी और याददाश्त को स्टोर करने में आपका हिप्पोकैम्पस सहायक होता है। इसी वजह से हम आपके ब्रेन को हार्ड डिस्क कहते हैं। यानी कि ब्रेन के इस भाग को, हिप्पोकैम्पस को, हम हार्ड डिस्क कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ब्रेन का हार्ड डिस्क, इतनी बात क्लियर है? अनेसिया डिसीज का संबंध इसी हिप्पोकैम्पस से है। अगर
इसी डिसीज में यानी कि इस रोग में हिप्पोकैम्पस वाला भाग डैमेज हो जाता है, जिससे आपको कोई बातें याद नहीं रहती है। आशा करता हूं हिप्पोकैम्पस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं। मिटा दूं भैया? ओके, तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, इन चीजों को मैं मिटा देता हूं। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम का छोटा भाग होता है, उसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो याददाश्त होती है, उस याददाश्त को स्टोर करने में सहायक होता है, इसलिए इसे हम हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहते हैं। अब बात आती है बेटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। मैंने कहा कि आपके मस्तिष्क का ये जो सेरेब्रल वाला भाग है, सेरेब्रम वाला भाग है, जो प्रमस्तिष्क है बेटा, ये प्रमस्तिष्क आपके ब्रेन का एक उपभाग है। आपका ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है? तो आप कहोगे आपका ब्रेन, मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपका ब्रेन होता है बेटा आपके कपाल के नीचे। और जो आपका कपाल होता है वो 8 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। उन 8 हड्डियों को क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहले आती है फ्रंटल, जो हमारे आगे की ओर उपस्थित होती है। एक होती है ओसिपिटल, जो हमारे पीछे की ओर उपस्थित होती है। दोस्ती यहाँ पर होती है, जिन्हें आप पेराइटल बोन कहते हो या पेराइटल अस्थि कहते हो। और दोस्ती यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कान के पास, आप टेम्पोरल बोन कहते हो। और दोस्ती यहाँ पर होती है, एक का नाम इथमोइड है, एक का नाम स्पेनोइड है। ये 8 अस्थि मिलकर बेटा आपके कपाल का निर्माण करती है। और बेटा इसी कपाल के नीचे आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। और ब्रेन का ही एक उपभाग होता है बेटा सेरेब्रम प्रमस्तिष्क। तो इन्हीं कपाल की अस्थियों के आधार पर ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है बेटा, ये 4 लोब में बटा हुआ होता है। ये 4 लोब में बटा हुआ होता है। सबसे आगे की तरफ होती है आपकी फ्रंटल बोन। तो इसी फ्रंटल बोन के नीचे ये फ्रंटल लोब पाई जाती है बेटा, ये फ्रंटल लोब पाई जाती है। यहां पर दो अस्थि होती है, पेराइटल बोन। और इसी पेराइटल बोन के नीचे आपका ये पेराइटल लोब उपस्थित होता है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, धीरज रखिए। आपके कानों के पास होती है टेम्पोरल बोन, और इन्हीं टेम्पोरल बोन के नीचे आपकी टेम्पोरल लोब उपस्थित होती है। आपके पीछे की तरफ ओसिपिटल बोन होती है, तो सबसे पीछे की तरफ बेटा ओसिपिटल लोब उपस्थित होती है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा होता क्या है, आपके प्रमस्तिष्क का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये बेटा 4 लोब में बटा हुआ होता है। पहली होती है फ्रंटल लोब, दूसरी होती है भैया आपकी पेराइटल लोब, और तीसरी होती है भैया आपकी ओसिपिटल लोब, और एक होती है भैया आपकी नंबर 4 पर टेम्पोरल लोब। ये 4 लोब में बटी हुई होती है बेटा आपका ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी कि प्रमस्तिष्क का बड़ा वाला भाग। मैंने आपको बताया है कि कपाल की हड्डियों के नाम के आधार पर इन लोबों का नाम पड़ा है। सबसे आगे की तरफ फ्रंटल लोब है, यहां पर होती है भैया पेराइटल लोब, कान के पास होती है टेम्पोरल लोब, और सबसे पीछे की तरफ होती है ओसिपिटल लोब। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बेटा फ्रंटल लोब का कार्य, पेराइटल लोब का कार्य, टेम्पोरल लोब का कार्य और ओसिपिटल लोब का कार्य। हिप्पोकैम्पस के बारे में हम आपको पढ़ा चुके। जैसे ही आप ये 4 लोब पढ़ लेते हो बेटा, तो आपका ये सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क वाला भाग समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमने सेरेब्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में चर्चा की। आपके सेरेब्रम का जो छोटा वाला भाग है, आप हिप्पोकैम्पस कहते हो, उनके बारे में हमने पढ़ा। और बेटा बात आती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, तो ये 4 लोब में बटा हुआ होता है। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, इन सभी लोबों के बारे में पढ़ते हैं। और बेटा आपका फिर ये सेरेब्रम वाला भाग समाप्त हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं इन 4 लोबों के कार्य आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों कहा गया है, इसे उच्च दिमाग क्यों कहा जाता है, इसे बुद्धि देने वाला दिमाग क्यों कहा जाता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगी बेटा। इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए फ्रंटल लोब। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा देता हूं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस फ्रंटल लोब की, जो हमारे बिल्कुल सामने होती है फ्रंटल बोन के नीचे। तो नंबर 1 पर आप हेडिंग लगाओगे
फ्रंटल लोब। देखिए बेटा, फ्रंटल लोब का कार्य क्या है? लगभग मैं आपको 8 से 10 कार्य पढ़ाने वाला हूं फ्रंटल लोब के। सबसे पहले बात करें तो इमेजिनेशन पावर। इमेजिनेशन पावर आपकी जो कल्पना करने की जो क्षमता है वो इसी फ्रंटल लोब के बारे में, यानी कि इसी फ्रंटल लोब के कारण होती है। आप किसी चीज के बारे में कल्पना करते हो, आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है बेटा, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण होती है। दूसरा होता है भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। अगर आप किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और उस समस्या का आप हल करना चाह रहे हो, तो भैया उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपकी ये जो फ्रंटल लोब होती है, उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको क्षमता देती है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, किसी भी समस्या का हल करने की क्षमता आपको इसी फ्रंटल लोब से मिलती है। कल्पना करने की क्षमता इसी फ्रंटल लोब से, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, किसी भी समस्या का हल करने की क्षमता इसी फ्रंटल लोब के कारण मिलती है। तीसरी होती है भैया विल पावर। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। आपके किसी काम में कितनी इच्छा है उस काम को करने के लिए, तो आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, आपकी जो विल पावर होती है, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण होती है। चौथा होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पावर, एकाग्रचित होकर आप किसी काम को किस तरीके से कर रहे हो, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है बेटा, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण होती है। और बात करते हैं क्रिएटिविटी। रचनात्मक कार्य, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है बेटा किसी काम को लेकर, वो इसी फ्रंटल लोब के कारण होती है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने का कार्य आप किसी फ्रंटल लोब के कारण होता है। तो 6 तो ये हो गए भैया। उसके बाद में आता है 7वां, आपके थॉट्स, यानी कि आपकी सोच। आपकी जो भी सोच है बेटा, वो उसी फ्रंटल लोब के कारण होती है। 8वां आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमानी बेटा इसी फ्रंटल लोब के कारण। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेमोरी फॉर्मेशन, याददाश्त का बनना। नंबर 9 पर मेमोरी फॉर्मेशन, ये सभी कार्य बेटा आपकी इसी फ्रंटल लोब के कारण होते हैं। इमेजिनेशन पावर आपको इसी फ्रंटल लोब से मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी इसी फ्रंटल लोब से, विल पावर इच्छा शक्ति इसी फ्रंटल लोब से, कंसंट्रेशन पावर एकाग्रचित होकर काम करने की क्षमता इसी फ्रंटल लोब से, क्रिएटिविटी रचनात्मक कार्य करने की क्षमता फ्रंटल लोब से, डिसीजन मेकिंग सही डिसीजन लेने की क्षमता इसी फ्रंटल लोब से, थॉट आपके विचार, आपकी बुद्धिमानी, आपकी मेमोरी फॉर्मेशन, मेमोरी का मतलब याददाश्त का बनना, इसी फ्रंटल लोब के कारण। इस वजह से कहते हैं बेटा इस सेरेब्रम को सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि जो आपके दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि इमेजिनेशन पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, थॉट्स, इंटेलिजेंस, मेमोरी फॉर्मेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सभी कार्य बेटा आपके इसी सेरेब्रम में होते हैं। इसलिए इसे सेरेब्रम को क्या कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है, उच्च दिमाग कहा जाता है, बुद्धि देने वाला दिमाग कहा जाता है। ये सब कार्य बेटा आपको कौन करवाता है? आपकी फ्रंटल लोब करवाती है। किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक एक चीज को समझोगे तो आपको बहुत आसान होगा। क्या आपको फ्रंटल लोब समझ में आई? फ्रंटल लोब का क्या कार्य है? ओके, आगे चलते हैं।
अब जो मेन मकसद था, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम थी आपको याद करने की, वो यही थी फ्रंटल लोब। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पैराइटल लोब की। तो पैराइटल लोब ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई, पैराइटल लोब ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो नंबर 2 पर हेडिंग लगा लीजिए भैया आप, पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब का कार्य क्या है भैया, तो ध्यान से समझिए। कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन पावर, आप किस तरीके से अपनी बात दूसरे इंसान के साथ रख रहे हो, किस तरीके से आप अपनी बात को दूसरे इंसान के सामने पेश कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका कम्युनिकेशन पावर कैसा है, वो बेटा इसी पैराइटल लोब के कारण, इसी पैराइटल लोब के कारण आता है भैया। लॉजिकल रीजनिंग, आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन हल करते हो बेटा, वो इसी पैराइटल लोब के कारण हल करते हो। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, आपकी भाषा को स्टोर करने का कार्य आपकी पैराइटल लोब करती है। आप अंग्रेजी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, राजस्थानी, तमिल, उर्दू, फारसी, तेलुगु, बंगाली, जो भी आप भाषा बोलते हो बेटा, वो स्टोर करने का कार्य आपकी पैराइटल लोब करती है। ये 3 चीजों को स्टोर करती है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, स्टोरेज ऑफ डिस्टेंस, और भैया स्टोरेज ऑफ डायरेक्शन। इन 3 चीजों को स्टोर करने का कार्य करती है। लैंग्वेज को, डिस्टेंस यानी कि दूरी को, और डायरेक्शन यानी कि दिशा को। अब दिशा कौन सी है भाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी दिशा है। तो अगर आपकी पैराइटल लोब खराब हो जाती है या काम करना बंद कर देती है, तो बेटा आपको पता नहीं रहेगा कि आपके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। अगर आपकी पैराइटल लोब डैमेज हो जाती है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि यहां से लेकर के भैया आपका गांव कितने किलोमीटर है, डिस्टेंस, दूरी के बारे में आपको पता नहीं रहेगा। जयपुर से मुंबई कितने किलोमीटर दूर है, चेन्नई कितने किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस, दूरी के बारे में, दूरी यानी कि दूरी का आंकड़ा जो होता है बेटा, आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। लैंग्वेज, भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा नहीं बोल सकते अगर आपकी पैराइटल लोब खराब है तो। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कर सकते बेटा अच्छे से आप। कम्युनिकेशन पावर, आप अपनी बात को दूसरे इंसान के पास में, दूसरे इंसान को अच्छे से नहीं रख सकते, यानी कि आप अपनी बात को दूसरे इंसान के पास अच्छे से नहीं रख सकते। आपका जो बात करने का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा नहीं होगा बेटा। इसी पैराइटल, तो ये पैराइटल लोब 4-5 काम करवाता है। कम्युनिकेशन पावर देता है आपको, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन हल करने की क्षमता देता है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज को स्टोर करता है, डिस्टेंस को, डायरेक्शन को भी स्टोर करता है। ये पैराइटल लोब का कार्य हो गया। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, अब बात करते हैं किसके बारे में, टेम्पोरल लोब और भैया ओसिपिटल लोब के बारे में। लेकिन बेटा टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि देखिए, आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है बेटा, वो आपके 3 स्टेज में रहता है। एक रहता है कॉन्शियस, एक रहता है भैया कॉन्शियस, से चेतना कहा जाता है, कॉन्शियस। कॉन्शियस, कॉन्शियस जिसे आप कहते हो भैया चेतना। और इस चेतना का मतलब है, इस कॉन्शियस का मतलब है, जैसे कि अभी आप चेतना में हो, कॉन्शियस स्थिति में आपका ब्रेन कार्य कर रहा है। जैसे मैं आपके पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, टहल रहे हो, यानी कि कहने का मतलब अभी आप चेतना अवस्था में हो। दूसरा होता है बेटा सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतना। इस अर्ध चेतना में आप नींद में रहते हो।
जब आप नींद में रहते हो बेटा, तब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है। और अभी के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो बेटा अभी आपका दिमाग जो है वो कॉन्शियस अवस्था में है। एक होता है अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस अवस्था होती है ये तब आती है जब इंसान बेहोशी की हालत में होता है या फिर कोमा में होता है, तब बेटा आपका ब्रेन अनकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है। तो ये जो टेम्पोरल लोब है और जो ओसिपिटल लोब है, ये दोनों नीचे की लोब, वो टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, ये जब काम करती है जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है। जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है। दोबारा से समझिए मैंने क्या कहा। आपका ब्रेन बेटा 3 अवस्थाओं में कार्य करता है, कॉन्शियस यानी कि चेतना, सबकॉन्शियस यानी कि अर्ध चेतना, और अनकॉन्शियस। जब आपका ब्रेन आप बेहोशी की हालत में हो या फिर कोमा में हो, तब आपका ब्रेन अनकॉन्शियस अवस्था में होता है। जब आप नींद में होते हो, जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है। और जब अभी आप जग रहे हो यानी कि पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, फोन चला रहे हो, तब आपका ब्रेन कॉन्शियस अवस्था में होता है। तो ये जो लोब होती है टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, ये तब कार्य करती है जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है। इतनी बात क्लियर? जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है। किसी को कोई परेशानी आता नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि टेम्पोरल लोब क्या करती है, तो मैं मिटा देता हूं इसको। तो मैंने कहा कि आपकी जो टेम्पोरल लोब होती है वो बेटा सबकॉन्शियस अवस्था में काम करती है। तो मैं इसको तो रहने दूं। तो अब तीसरे नंबर पर आप हेडिंग लगा लेना टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। नंबर 3 पर आप हेडिंग क्या लगाओगे? टेम्पोरल लोब। और ये क्या करती है भैया? ये जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है, यानी कि जब आप नींद में रहते हो, तो नींद के समय जो आपको आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, वो बेटा इसी टेम्पोरल लोब के कारण सुनाई देती है। क्योंकि ये टेम्पोरल लोब टेम्पोरल बोन के नीचे उपस्थित होती है। टेम्पोरल बोन आपके कान के पास होती है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपकी जो टेम्पोरल लोब है वो सोते समय, जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है, तो उस समय आवाज को सुनने में सहायक होती है आपकी टेम्पोरल लोब। और नंबर 4 पर बात करें ओसिपिटल लोब की, तो ओसिपिटल लोब भी कब काम करती है? जब आपका ब्रेन बेटा सबकॉन्शियस अवस्था में होता है, यानी कि अर्ध चेतना में होता है, नींद में होता है। और नींद के समय आप को जो सपना आता है, उस सपना का जो निर्माण होता है वो बेटा इसी ओसिपिटल लोब के कारण होता है। आपको जो सपने में जो चीज दिखाई दे रही है बेटा, वो बेटा आपको ओसिपिटल लोब के कारण दिखाई दे रही होती है। वो आपको ओसिपिटल लोब के कारण दिखाई दे रही होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके सपने का निर्माण ब्रेन के किस लोब के कारण होता है, आपके सपने का निर्माण ब्रेन के, यानी कि आप कह सकते हो या सेरेब्रम पर मस्तिष्क की किस लोब के कारण होता है आपके सपने का निर्माण, तो बता देना ओसिपिटल लोब के कारण होता है। तो ओसिपिटल लोब और बेटा टेम्पोरल लोब दोनों ही जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियस अवस्था में होता है, यानी कि अर्ध चेतना में होता है, यानी कि नींद में होता है, जब काम करती है। टेम्पोरल लोब जो होती है ये बेटा सोते समय आवाज को सुनने में सहायक होती है। और ओसिपिटल लोब आपको जब नींद आ रही होती है, तब यह सपना देखने में, आपको सपने में जो चीज दिखाई देती है उसे देखने में आपकी ओसिपिटल लोब सहायक होती है। तो ये हो गया भैया आपका सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। आशा करता हूं बेटा सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लेना भैया, बहुत काम की चीजें हैं। आज यहीं तक रखते हैं। सेरेब्रम आपका समाप्त हो चुका है। कल हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। परसों के दिन हम आपको न्यूरॉन की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। देखो बेटा फ्रंटल लोब संबंधित कुछ बात ऐसी है, आप सोच रहे होंगे कि आपने इंग्लिश में पढ़ाया है, भैया करूँ क्या? हिंदी में शब्द ही ऐसे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि पढ़ना कैसे है। फिर भी नॉर्मली शब्द है, ज़्यादा कोई भारी इंग्लिश भी नहीं है, जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वही सारे शब्द है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।